प्यारे बच्चों, शैक्षिक उपग्रह प्रसारण सेवा में आप सबका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से अध्याय वायुमंडल का संगठन और संरचना के अंतर्गत भाग 1 शीर्षक वायुमंडल का संगठन का अध्ययन करेंगे। मैं अभिमन्यु दहिया, पीजीटी जियोग्राफी, शिक्षा विभाग, हरियाणा, आप सबका स्वागत करता हूं। एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन, वायुमंडल का संगठन। सबसे पहले हम इस व्याख्यान का उद्देश्य देखते हैं। इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सभी विद्यार्थियों को वायुमंडल के संगठन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में विद्यमान गैसों के महत्व और उनकी मात्रा तथा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कणों के महत्व से अवगत कराना है। वायुमंडल की परिभाषा: पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला गैसों का आवरण वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहलाता है। मॉक हाउस के अनुसार वायुमंडल गैसों की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है। ऐसी ही एक अन्य परिभाषा क्रिचफील्ड ने दी है। उनका मानना है वायुमंडल गैसों का गहरा आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए है। आओ अब वायुमंडल के संगठन का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में गैसों, जलवाष्प एवं धूलकणों की मात्रा मिलती है। वायुमंडल के निचले भागों में गैसों का वितरण सघन होता है। वायुमंडल का 99% भाग दो गैसों, नाइट्रोजन जिसकी मात्रा 78% है और ऑक्सीजन जो 21% वायुमंडल में पाई जाती है से मिलकर बना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 120 किलोमीटर ऊंचाई तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। वायुमंडल में विद्यमान गैसों की मात्रा का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78.8%, ऑक्सीजन 20.95% मात्रा में पाई जाती है। ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा कवर किए हुए हैं। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002% तथा हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं। जैसा कि आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारे वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा नाइट्रोजन ने कवर किया है तथा दूसरी सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में अब हम नाइट्रोजन के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। वायुमंडल के कुल आयतन का 78% नाइट्रोजन गैस ही है। नाइट्रोजन आग के जलने को नियंत्रित करती है। अगर वायुमंडल में यह गैस नहीं होती तो वस्तुएं इतनी तेजी से जलती कि उनको नियंत्रित कर पाना मुश्किल होता। नाइट्रोजन के अभाव में मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के शरीर के ऊतक भी जलकर
नष्ट हो जाते। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति पौधों और वनस्पति को भोजन बनाने में सहायता करती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही हम वायु दाब यानी एयर प्रेशर, पवनों की गति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास करते हैं। अब हम वायुमंडल में ऑक्सीजन के महत्व को जानते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस है। कुल आयतन के अनुसार यह वायुमंडल में 21% मिलती है। बिना ऑक्सीजन के हम आग को नहीं जला सकते। जैसा कि आपने नाइट्रोजन में अध्ययन किया है कि नाइट्रोजन आग को जलने के लिए नियंत्रित करती है, जबकि ऑक्सीजन के बिना आग का जला पाना संभव नहीं है। ऑक्सीजन ऊर्जा का प्रमुख साधन है व औद्योगिक सभ्यता का आधार है। रासायनिक अपक्षय में सहयोग देकर ऑक्सीजन अनेक प्रकार के भू आकारों को बनाने में सहायता भी करती है और ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। अब हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए भोजन होती है। हरे पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर स्टार्च और शर्करा का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इसमें पौधे सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से पानी लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं तथा ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं तथा साथ में शर्करा का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली लघु तरंगों, जिन्हें सौर विकिरण कहते हैं, को धरती तक आने देती है, जबकि धरातल द्वारा परावर्तित दिरंग तरंगों को यह वायुमंडल में वापस जाने से रोक देती है। परिणाम स्वरूप यह पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है, जिसे हम सामान्य शब्दों में कांच का घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी सूर्य की किरणों को धरातल तक आने देती है, लेकिन धरातल द्वारा परावर्तित गर्मी को यह उच्च वायुमंडल में जाने से रोक देती है। इसका रिजल्ट यह होता है कि हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधनों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आदि के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का परिणाम है कि विश्व स्तर पर विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में वायुमंडल में भर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वर्षा के जल के साथ मिलकर चूना प्रदेशों में कार्स्ट स्थलाकृतियों की रचना करती है। चित्र में आप नीचे देख पा रहे हैं कि अनेक प्रकार की भू आकृतियां चूना प्रदेशों में वर्षा का जल बनाता है, जिसके अंदर जो CO2 है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम वायुमंडल में ओजोन गैस के महत्व को सीखने का प्रयास करते हैं। ओजोन वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है।
ओजोन एक फिल्टर की तरह काम करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। ओजोन पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर यह गैस वायुमंडल में न होती तो सभी जीवों को त्वचा कैंसर होने का डर रहता। आओ अब वायुमंडल में जलवाष्प के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान गैस है। जलवाष्प के मुख्य स्रोत पृथ्वी पर जलमंडल, पेड़ पौधे एवं मिट्टी से होने वाला वाष्पीकरण है। अति ठंडे एवं शुष्क क्षेत्रों में जलवाष्प वायु के कुल आयतन का 1% से भी कम होता है, जबकि भूमध्य रेखीय उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में जलवाष्प 4% तक हो सकते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुल जलवाष्प का लगभग आधा भाग 2000 मीटर अर्थात 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तथा धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जलवाष्प संघनित होकर ओस, कोहरा, कुहासा तथा बादलों का सर्जन करते हैं। पृथ्वी पर वर्षा, ओलावृष्टि और हिमपात आदि जलवाष्प के कारण ही संभव होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल के कारण ही इंद्रधनुष यानी रेनबो तथा प्रभामंडल हालो जैसी मनोभावन प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। जलवाष्प सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा परावर्तित निरंक तरंगों के लिए यह अपारदर्शी होते हैं। परिणाम स्वरूप जलवाष्प पृथ्वी के लिए विशाल कंबल की भांति कार्य करते हैं। जलवाष्प द्वारा संघनन के दौरान छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा, जिसे लेटेंट हीट कहा जाता है, विभिन्न मौसमी दशाओं को जन्म देती हैं। अब हम वायुमंडल में धूल कणों के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म ठोस कण मिलते हैं, जैसे धुएं की कालिक, ज्वालामुखी की राख, उल्कापात के कण, ठोस लवण तथा अपरदित मृदा के कण। इन सब को धूल कण, डस्ट पार्टिकल कहा जाता है। धूल कणों के कारण किरणों का परावर्तन और परकीरण होता है, जिनके प्रभाव से हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। धूल कणों से टकराकर होने वाले परकीरण के कारण ही सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाएं दिखाई देती हैं। धूल कणों के कारण ही धुंध एवं धूम कोहरा बनता है। नमक और धुएं जैसे आर्द्रताग्राही धूल कणों के चारों ओर संघनन आरंभ होता है, जिसके पश्चात बादलों का निर्माण होता है और वर्षा प्रारंभ होती है। अब आज के लिए होमवर्क रहेगा, आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपनी पाठ्य नोटबुक में लिखेंगे। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए। ऑक्सीजन को औद्योगिक सभ्यता का आधार क्यों कहा जाता है? वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है? वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कणों के महत्व पर प्रकाश डालिए।
वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का अध्ययन हम भाग 2 के अंतर्गत अगले व्याख्यान में करेंगे।